हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट फिजियो प्रेप। अच्छा, ये हमारा तीसरा लेक्चर है स्ट्रेचिंग के बारे में। अच्छा, इस लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे ना तो डिटर्मिनेंट्स, टाइप एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन ये हम पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे टॉपिक को। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स की ये लोग बात करें, डिटर्मिनेंट्स मींस ऐसे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो टेक्निक है, हम उसको भी एज अ स्ट्रेचिंग प्रोग्राम्स में उसको भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने अलाइनमेंट एक्सप्लेन की भी। अलाइनमेंट मीन्स कि बॉडी के एक लिम्ब है, पार्ट है बॉडी का, उसकी पोजीशन किस तरह है, जब आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स को तो वो अप्रोप्रिएट पोजीशन में है कि नहीं। ठीक है। स्टेबलाइजेशन मीन्स कि वो एक जगह पे फिक्स हुई है कि नहीं। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो स्टेबलाइज नहीं है तो वो फोर्स प्रॉपर स्ट्रेच नहीं लगेगा। ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स कि मैग्नीट्यूड उसका कितना है स्ट्रेच फोर्स का। ड्यूरेशन मीन्स कि आप कितने टाइम के लिए दे रहे हो। स्पीड मीन्स कि आप जो इनिशियल स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हो तो मतलब उसका इनिशियली वो स्पीड कितनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है ना तो वो टाइम डे हो सकता है और टाइम पर वीक भी हो सकता है। अच्छा, मोड ऑफ स्ट्रेच का इन लोगों ने बताया हुआ स्टैटिक, बैलिस्टिक और साइक्लिक का। स्टैटिक मीन्स कि वो एक जगह पे रुका हुआ होगा। बैलिस्टिक मीन्स कि आप एक जगह पे अप्लाई करो फिर उसके ऑपोजिट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। साइक्लिक मीन्स कि वो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल होगा। अच्छा, पैसिव का मैंने पहले भी बताया था कि पैसिव वो मूवमेंट होती है कि जो थेरेपिस्ट करवाता है। असिस्टेड वो होती है जो थेरेपिस्ट और पेशेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। एक्टिव में वो पेशेंट खुद ही करेगा। अच्छा, सोर्स ऑफ स्ट्रेच की यहाँ पे बात की गई है तो सोर्स ऑफ स्ट्रेच जो है तो मैनुअल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है और सेल्फ भी हो सकती है। अच्छा, मैनुअल किस तरह होती है? मैनुअल इस तरह होती है कि वो जो है तो बंदा मतलब खुद करवा रहा होता है। मैकेनिकल थ्रू मशीन्स होती है और सेल्फ भी मैनुअली होती है, मतलब सेल्फ स्ट्रेचिंग हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग की बात की गई। आई डोंट थिंक सो कि इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने बात की है कि अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की कंफर्ट के लिए। अगर एक मसल है वो प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ या एक जॉइंट है वो प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ और आप स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करो तो अमाउंट ऑफ टेंशन जो कि प्रेजेंट होगी सॉफ्ट टिश्यूज में, तो क्या करी वो अफेक्ट करेगी इंटरन रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स को, और वो उस तरह से फिर क्या स्ट्रेचिंग नहीं होगी और वो पेन कॉज करेगा। तो आप जब एक जगह की या आप एक बॉडी के एक पार्ट की जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं ना तो यू यू हैव टू कंसिडर दैट जॉइंट एज वेल और सराउंडिंग जो उसके इर्द गिर्द मसल्स है, एडजेसेंट जो जॉइंट्स है, तो आपने उसकी स्टेबलाइजेशन और उसकी अलाइनमेंट को भी कंसिडर करना होता है। यू डोंट हैव टू लुक एट जस्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ होल। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने एग्जांपल दी है रेक्टस फीमोरस की। वी नो दैट रेक्टस फीमोरस इज अ टू जॉइंट मसल, मतलब ये टू जॉइंट्स को क्रॉस करता है। सही है, ये मसल है, ये दो जॉइंट्स को क्रॉस करता है, एक नी को और एक हिप को। तो जब नी पे फ्लेक्शन होगी तो हिप पे क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। तो जब हम इस मसल की स्ट्रेचिंग कराएंगे तो हमें लंबर और पेल्विस इन दोनों को न्यूट्रल पोजीशन में अलाइन रखना होगा। मतलब अब भी पेल्विस जो है तो वो इंटीरियरली टिल्ट होगा तो क्या होगा, तब भी प्रॉब्लम आएगा। अगर वो पोस्टीरियरली टिल्ट होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। और हमने लो बैक जो हमारा बैक है तो हमने हाइपर एक्सटेंड भी नहीं रखनी। सही है। और हिप को एबडक्ट या फ्लेक्स भी नहीं रखना। अब यहाँ पे जो फिगर 1 है तो फिगर में इन लोगों ने शो की हुई है प्रॉपर स्ट्रेचिंग को। देखो ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जो इसका ट्रंक है तो क्या कर रहा है, मतलब वो अलाइन है और यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट मतलब पोजीशन है। ये देखो इसका ट्रंक आगे आया हुआ है, इसका जो पेल्विस है तो वो एंटीरियर टिल्ट हुआ है और इसने नी पे फ्लेक्शन की। इसका जो ट्रंक है तो ये ट्रंक नजर है हाइपर एक्सटेंड हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक प्रॉपर फॉर सुटेबल पोजीशन फॉर स्ट्रेच। यहाँ पे भी देखें, इसमें ये जो फर्स्ट डायग्राम ए वाला आपको नजर आ रहा है तो ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेचिंग है। बी वाले में ये स्लाउच्ड पोजीशन में है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर स्ट्रेच। अच्छा, आपने जब भी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच देनी, मतलब आप स्ट्रेच स्टार्ट कर रहे हो तो आपने लो इंटेंसिटी से हमेशा हाई इंटेंसिटी की तरफ मूव करते हैं ना, ये दिस इज अ रूल। तो जब हम लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग करेंगे तो क्या करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग करेंगे और क्या करेंगे, वो इम्प्रूव करेगा हमारे रेंज ऑफ मोशन को। अच्छा, यहाँ पे जो है ना तो इन लोगों ने लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग का बेनिफिट बताया हुआ है कि लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग हमारे साथ दो काम करता है।
एक तो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए होते हैं, सही है? तो एक तो उसका अगर हम लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे तो इलॉन्गेट करेगा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ को, तो कॉन्ट्रैक्चर्स ब्रेक हो सकते हैं। सेकेंडली ये कह रहे हैं कि लाइक पोस्ट एक्सरसाइज जो सोरनेस होती है, हम जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस होती है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग करते हैं। अच्छा, फिर इस स्लाइड में बता रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच क्या है ना बेसिकली, तो जो टाइम पीरियड जिसके अंदर हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो शॉर्टन टिश्यूज को लेंथन पोजीशन में लेके आते हैं, उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच। अच्छा, एक साइकिल में भी हो सकते हैं या हम रेपिटेशंस के फॉर्म में भी दे सकते हैं स्ट्रेच। ठीक है, तो जो सारे रेपिटेशंस का हम सम अप कर लें तो एक ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच बन जाता है। तो यहाँ पे फिर उन लोगों ने एक बात की हुई है ना कि एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप 2 रेपिटेशंस लें और 30 सेकेंड्स का जो है तो आप टाइम ड्यूरेशन दें, तो कह रहे कि हैमस्ट्रिंग जो मसल होता है, जो हमारा थाई में मसल होता है, तो ये क्या होता है कि अगर हम इसका स्ट्रेच दें तो ये कहते हैं कि इक्वली इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू लाइक अगर हम 6 रेपिटेशंस दें और टाइम ड्यूरेशन कम करें। मतलब कि जो स्ट्रेच है तो इसका जो रेपिटेशन के साथ है तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे फिर इन लोगों ने शो किया हुआ है स्टडी में कि वो कह रहे कि 5 पीक पीरियड था और 3 टाइम्स जो है तो 3 रेपिटेशंस और 15 सेकंड के लिए दी ना हैमस्ट्रिंग की, तो एक दिन पे। तो वो कहते हैं कि ग्रेटर इन स्ट्रेच इंड्यूस्ड गेन्स थे रेंज ऑफ मोशन में एज कम्पेयर टू 9 रेपिटेशंस दी और 5 सेकंड स्ट्रेच दी। तो इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेचेस की यानी स्ट्रेचेस की अपनी टाइप्स है ना ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में इस तरह होता है कि लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन एज द नेम इंडिकेट्स ना, तो बहुत टाइम के लिए होगा स्ट्रेच। तो स्ट्रेच क्या होगा, स्टैटिक भी होगा, सस्टेन भी होगा, मेंटेन भी होगा, प्रोलॉन्ग भी होगा, हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम के लिए होगा जब तक वो टिश्यू लेंथन नहीं होता हमने वो स्ट्रेच दिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब रिसर्च स्टडीज क्या कहती है, रिसर्च स्टडी ये कहती है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग हम उसको कहते हैं जिसका एक सिंगल स्ट्रेच हो, उसका ड्यूरेशन जो है 5 सेकेंड से 5 मिनट्स हो। वो आइदर मैनुअल भी हो सकता है, सेल्फ स्ट्रेचिंग भी हो सकता है। इस अगर ये 3 कंडीशंस वो फॉलो करेगा तो हम इसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहेंगे। अच्छा, मैनुअल डिवाइस के थ्रू अगर हम अप्लाई करें तो वो स्ट्रेच जो है तो वो हम आवर्स से सेवरल डेज तक भी दे सकते हैं। अच्छा, जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है ना वो बहुत इफेक्टिव होती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करती है, उसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं और वो सेफ भी होती है एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक स्ट्रेच। बैलिस्टिक स्ट्रेच जो होती है ना वो थोड़ी एडवांस लेवल की होती है और उसमें चांस होती है कि इंजरी के। अच्छा, जो हाई इंटेंसिटी जो स्ट्रेचेस होती हैं और वो बहुत फास्टली अप्लाई कर रैपिड फोर्सफुल, तो बैलिस्टिक होती है, सही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चांसेस होते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में कर लो या आपसे वो फोर्स मिस मैनेज हो जाए, तो ये इसमें इंजरी के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन वाले स्टैटिक स्ट्रेचेस करें। और जब ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले स्ट्रेचेस बार बार अप्लाई हो यानी एक साइकिल के फॉर्म में, तो इसे क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट स्ट्रेच। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने इंपॉर्टेंस बताई स्लो स्ट्रेच की, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो स्लो स्ट्रेच होते हैं ना वही हमें प्रिवेंट करते हैं लाइक इंजरी से। हम लाइक कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को और लाइक डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच को अप्लाई करें, हमारा उस पर कंट्रोल होता है। जब हम अगर तेज अप्लाई करें तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम जो लिम्ब है ना, वो जो लिम्ब है जहाँ पे हम स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं या जो मसल है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको स्टेबलाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्लो स्ट्रेच अप्लाई करना चाहिए। वन थिंग मोर कि जो स्लो स्ट्रेच हम करते हैं ना उसमें टेंसाइल फोर्सेस होते हैं या जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं वो बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं होते हैं, उसमें स्लो चेंज आता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच का बताया, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितने टाइम्स अ डे या कितने टाइम्स पर वीक आप स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जो रिकमेंडेड जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट होती है, इम्पेयर्ड मोबिलिटी। इम्पेयर्ड मोबिलिटी कितनी ज़्यादा है, अगर तो ज़्यादा है मोबाइल है एक चीज़ बहुत ज़्यादा, कॉज बहुत ज़्यादा लाइक यानी एक जॉइंट हो बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देंगे। अगर अब ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी और लेवल ऑफ हीलिंग ऑफ टिश्यूज़ क्या है। अगर तो टिश्यूज़ खुद से हील हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे। अगर तो हील नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और क्रॉनिसिटी एंड सिवियरिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चर पे भी डिपेंड करता है और पेशेंट्स एज एंड यूज पे भी डिपेंड करता है। अब कॉन्ट्रैक्चर है, ठीक है, वो क्रॉनिक है और वो बहुत टाइम से है तो उसको जब ब्रेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे। अगर तो कॉन्ट्रैक्चर एक्यूट है
तो उसको तो कम फ्रीक्वेंसी देंगे, और पेशेंट्स एज जितनी ज़्यादा होगी उतनी हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों ने मोड ऑफ स्ट्रेंथ को स्ट्रेच को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि जो स्ट्रेच है तो वो किस किस फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब किस वे में दे रहे हैं। आइदर वो कौन अप्लाई कर रहा है, पहले तो कौन अप्लाई कर रहा है, वो खुद पेशेंट खुद अप्लाई करे एक्टिव होगा, ठीक है। अगर तो वो खुद नहीं कर रहा, मतलब थेरेपिस्ट कर रहा है, फिर वो पैसिव होगा। अगर वो खुद कर रहा है और थेरेपिस्ट भी कर रहा है, वो असिस्टेड होगा। अच्छा, फिर ये भी होता है कि मैनुअल हो रहा है, मतलब वो खुद कर रहा है या उसको डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, ये सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करते कि कौन और क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट पार्टिसिपेट कर रहा है स्ट्रेचिंग में कि नहीं। अच्छा, इन ऑर्डर टू लाइक प्रोवाइड अ स्ट्रेच अप्रोप्रिएट स्ट्रेच, आपने एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन करनी है। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या आता है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, पेशेंट में सब्जेक्टिव हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री आपने लेनी है। आपने उसके सिस्टम्स को रिव्यू करना है, उसको कोई मसला तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसको किडनी का कोई मसला तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसको किडनी का मसला है और उसको आप लो बैक पेन के स्ट्रेचेस दे रहे हो, तो इट विल एग्जेजरेट हिज पेन और हर पेन, सही है। तो अप्रोप्रिएट टेस्ट करवाने आपने सारे के वो सारे रूल आउट हो सके कि मसला किस चीज़ का है, ठीक है। नियर्स टेस्ट हो गया, हॉकिंग कैनेडीज टेस्ट, ये सारे आपने करवाने हैं, सही है। तो रेंज ऑफ मोशन को आपने देखना है कि कितना रेंज ऑफ मोशन है एक जॉइंट का, अपनी चीज़ भी चेक करवानी है। हाइपोमोबिलिटी का देखना है कि अगर हाइपोमोबिलिटी है तो वो दूसरे अगर हम स्ट्रेच दे रहे हैं तो डज इट अफेक्ट और फ़ायदा होता है कि नहीं होता, तो ये भी आपने देखना है। अच्छा, ये जो हम अगर दे रहे हैं स्ट्रेच तो वो उसके फंक्शनल लिमिटेशन को ज़्यादा तो नहीं कर रहा या उसकी डिसेबिलिटी को ज़्यादा तो नहीं कर रहा। अच्छा, आपने डिफरेंशिएट करना है जॉइंट कैप्सूल और पेरी आर्टिकुलर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड मसल लेंथ रिस्ट्रिक्शन को भी, इन तीनों चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट करना है कि रेंज ऑफ मोशन जो लिमिटेड है तो उसका कॉज कौन सा वाला है, सही है, इन तीनों में से कौन है। मगर बी श्योर टू असेस जॉइंट प्ले एंड फेशियल मोबिलिटी। अच्छा, जॉइंट प्ले में हमारे पास क्या आते हैं कि जॉइंट का जो वो कितना, यानी वो लूज है या टाइट है, आपने वो भी देखना है कि वो अपना पूरे रेंज में वो जो मूवमेंट है वो परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकता। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने गोल, आप जैसी प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेचिंग करोगे ना, मतलब आपने पहले ना गोल सेट करना है, ठीक है। कोई भी काम करना हो तो आपने गोल सेट करना होता है और आपने उसके आउटकम्स को देखना होता है कि मैं ये काम करूंगा तो उसका ये आउटकम होगा। अच्छा, पेशेंट को देते वक्त आपने सबसे पहले पेशेंट को समझाना है प्रोसीजर कि इस तरह होगा, और उससे कॉन्सेंट देनी है कि लाइक उससे कॉन्सेंट किस तरह लेते हैं कि मतलब आप उससे पूछेंगी कि लाइक मैं ये ट्रीटमेंट इस तरह परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सारा प्रोसीजर समझा के तो आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले जो ना इफेक्टिव स्ट्रेचिंग आपने स्टार्ट करनी है तो आपने पहले वार्म अप करना है टिश्यू को, सही। उसको हम लोग लोकल हीट भी दे सकते हैं, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको हॉट पैक लगा दिया, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज दे रहे, फिर जो होंगे ना वो थोड़े बहुत वो जो स्ट्रक्चर्स टाइट हुए होते हैं ना वो थोड़े बहुत लूजन हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे इसकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है और रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाती है स्ट्रेचिंग से। मगर आप अपने पेशेंट को पहले कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है, ऐसे ना हो कि पेशेंट को एंजाइटी और वो लाइक टेंशन में और आप उससे स्ट्रेचिंग करवा रहे हो तो वो इन टर्न उसका पेन और एग्जैजरेट करवाएगा। अच्छा, आपने डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच के फोर्स, मतलब आप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो उसका बहुत ख्याल रखना है, एंड इट मस्ट बी ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट और मसल रिस्ट्रिक्शन। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो बेनिफिशियल है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल तरीका नहीं आता स्ट्रेच का और आप अप्लाई कर रहे हो तो पेन और भी ज़्यादा करेगा। और जो एरिया है, तो आप जो स्ट्रेच अप्लाई करो बी श्योर कि वो जो है तो रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग ना हो उधर, बैंडेजेस ना हो या स्प्लिंट्स ना हो उधर, क्योंकि वो क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन को कम कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक इतना होना चाहिए कि वो जो पेशेंट है वो टोलरेट कर सके। और आपने ना स्ट्रेचिंग जो फोर्स होती है उसको स्लो स्लो मूव करना होता है, एक ही बार में आपने नहीं कि बस धस वो स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर ले और बस आपने अचीव करनी होती पहली बार में ही रेंज, नो, इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। अच्छा, रूल क्या है, अब आपने ना प्रॉक्सिमल जो सेगमेंट होता है ना जहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं करते, सही है, डिस्टल सेगमेंट पे आप फोर्स अप्लाई करो तो प्रॉक्सिमल उसका क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, और डिस्टल्स पे क्या करेंगे, आप फोर्स या स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करेंगे, सही है। अगर मल्टी जॉइंट मसल है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आइदर उसमें अब आपके पास है पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉक्सिमल भी कर सकते हैं या डिस्टल स्टेबलाइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एट अ टाइम आपने वन मसल को स्ट्रेच करना है, वन जॉइंट एट अ टाइम, सही है। ये नहीं कि आप टू जॉइंट मसल है तो आप दोनों जॉइंट्स को बस लगे हुए स्ट्रेच करें, इट विल कॉज पेन, सही है, और ऑप्टिमल लेंथ
वो अचीव नहीं होगी। ऑप्टिमल लेंथ अचीव करने के लिए 1 जॉइंट एट अ टाइम। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आप लोग को पता है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह होगा कि आपने जॉइंट को स्टेबलाइज़ करना है, एक फ़ोर्स अप्लाई करना है कि वो जॉइंट मूव ना करे। इसको होल्ड रिलैक्स टेक्निक भी कहते हैं, होल्ड रिलैक्स प्रोसीजर भी कहते हैं। सही है, ये पीएनएफ का पार्ट है। तो सही है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए। अच्छा, तो अवॉइड जॉइंट कंप्रेशन हम ये भी कर सकते हैं कि जेंटल ग्रेड 1 जो है डिस्ट्रैक्शन अप्लाई कर लें। सही है? तो डिस्ट्रैक्शन क्या होगा कि आप उन 2 जॉइंट्स के दरमियान एक स्पेस क्रिएट कर लें, तो ये भी एक इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। लो इंटेंसिटी स्ट्रेच क्या होगा? वो इस तरह होगा कि वो जो है तो हम लो इंटेंसिटी स्ट्रेच देंगे और वो स्लो और सस्टेन्ड मैनर में होगा। और फ़ोर्स इतना होना चाहिए ना कि वो टेंशन लाए वो सॉफ्ट टिश्यूज़ पे। ऐसा नहीं कि बस आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो और वो कोई फ़ोर्स नहीं आ रहा और स्ट्रेच प्रॉपर नहीं हो रहा। तो जब प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होगा तो कोई इट्स नॉट लाइक इट्स ऑफ नो यूज़ अगर आप स्ट्रेचिंग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर फ़ोर्स होना चाहिए। अगर तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फ़ोर्स अप्लाई करें तो पेन कॉज़ करेगा और इंजरी कॉज़ करेगा। अच्छा, पेशेंट को इस तरह एक्सपीरियंस सेंसेशन उसको पेशेंट को होना चाहिए मगर इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसको पेन भी महसूस हो। अच्छा, जब आपको एडहेशंस होती है टेंडन में या जब आप एडहेशंस ऑफ टेंडन को आप जब स्ट्रेच कर रहे होते तो पेशेंट को स्टिंगिंग सेंसेशन एक्सपीरियंस होगी व्हिच इज़ नॉर्मल। अच्छा, आपने जो है ना 30 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच फोर्स मेंटेन करना होगा या उससे ज़्यादा, मगर जो टेंशन है ना वो स्लोली टिश्यूज़ में डिक्रीज़ होनी चाहिए विद टाइम। और जब टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है तो आपने एक्सट्रीमिटी या जॉइंट को लाइक थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो जो है ना लेंथन हो सके इम्मोबाइल टिश्यूज़। सही है? अच्छा, ड्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेच आपने पेशेंट्स को और थेरेपिस्ट ने रेस्ट करना है। ये नहीं कि बस आप कंटिन्यूअसली फ़ोर्स अप्लाई करो, ठीक है? और वो जो स्ट्रेच है ना उसको रिपीट करना है सेवरल टाइम्स और इतना होना चाहिए ना कि वो पेशेंट टॉलरेट करें और आपने बहुत स्लो स्ट्रेच से स्टार्ट लेना है, जेंटल स्ट्रेच से और आपने मूव करना है हाई इंटेंसिटी की तरफ। अच्छा, ड्यूरिंग स्ट्रेच आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस भी दे सकते हैं एट द साइट ऑफ एडहेशंस ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग मैन्योर और आप उसे फेशियल मसाज भी कर सकते हैं क्रॉस फाइबर में आपकी फिंगर्स जो है तो वो क्रॉस में जाएंगी। सही है? अच्छा, एक ही बार में आपने कोशिश नहीं करनी कि आप फुल रेंज गेन करें, ठीक है ना? इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। 2 to 3 ट्रीटमेंट सेशंस में फुल रेंज आ जाएगी और इम्पेयरमेंट जो है तो स्लोली रिजॉल्व होती है, मतलब इट विल टेक सेवरल वीक्स। अच्छा, जैसे ही स्ट्रेच जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाए, आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है कोल्ड कोल्ड देना है, ठीक है? कोल्ड पैक देना है, वो कूल करना है ताकि वो लेंथन पोज़ीशंस में वो जो लेंथन पोज़ीशन में वो जो मसल है ना तो वो कूल हो जाए। और कोल्ड क्या करती है? मिनिमाइज़ करती है पोस्ट मसल सोरनेस को। अच्छा, जब सॉफ्ट टिश्यूज़ कूल हो जाती है लेंथन पोज़ीशन में तो रेंज ऑफ मोशन क्या होगी? आपको थोड़ी देर बाद खुद फ़ील हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, जैसे ही स्ट्रेच खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने पेशेंट से कहना है कि खुद ही एक्टिव रेंज ऑफ मोशन अप्लाई करें और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ करें। अच्छा, प्रिकॉशंस कौन-सी है? आपने इस तरह ख़्याल रखना है कि पैसिवली आपने उस पे फ़ोर्स अप्लाई नहीं करनी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है? अगर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन लाइक उसकी 70 डिग्री तो आपने 80 डिग्री पे अप्लाई नहीं करना। अच्छा, रेंज ऑफ मोशन जो है ना वेरी करता है, हर किसी का अपना फ़ोर्स होता है, सही है? और फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन, ठीक है? व्हाइल ट्रीटिंग ओल्डर एडल्ट्स, अच्छा ये ख्याल रखिए कि जब आप ओल्डर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उनमें जो होती है ना फ्लेक्सिबिलिटी विद टाइम डिक्रीज होती है, तो आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप उनमें जवानों जितना फोर्स लगा रहे हैं और वो तो उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता ना, तो फिर इंटर्न पेन कॉज होगा और प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा ना पेशेंट को तो आपने उसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस क्या करता है, लाइक उसमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है तो वो डिक्रीज होती है। अच्छा, डिजीज्ड या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट जिनको हुआ होता है या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स भी ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करता है। ये सब ऑस्टियोपोरोसिस की लीड करते हैं, बेड रेस्ट भी लीड करते हैं। अगर हम मूवमेंट ना करें तो हमारे जॉइंट्स उस तरह फ्लेक्सिबल नहीं होंगे और बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अच्छा, न्यू फ्रैक्चर्स जो हील हुए होते हैं उस पे भी आपने स्ट्रेचिंग नहीं दी थी, हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, अप्रोप्रिएट स्टेबलाइजेशन देना है, ठीक है ना? अगर आप दे भी रहे होते हो, अच्छा एक जगह पे फ्रैक्चर है उसके नीचे अगर आप दे रही होते हो तो स्टेबलाइज करना है वो फ्रैक्चर साइड को। अच्छा, ये नहीं कि अभी आपके पास एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्रॉनिक टाइम से जो है तो एक मसल मोबिलाइज नहीं है और इमोबिलाइज है और आप आ गए और बस आपने विग्रस स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर ली। नो, आपने इस तरह नहीं करना। आपने स्लो से
हाई की तरफ जाना है, सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यूज सच एज टेंडन एंड लिगामेंट्स लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर प्रोलॉन्ग मोबिलाइजेशन। तो फिर आपने लो से हाई इंटेंसिटी की तरफ जाना है। देखिए, आप इन लोग बार बार कह रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी को अवॉइड करें, क्योंकि ट्रॉमा ट्रॉमा कॉज करता है, और लाइक न्यू जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको पता नहीं होता कि अप्लाई किस तरह करना है, और वो लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, जो कि क्या होता है, लाइक इट कैन कॉज इंजरी। ठीक है ना। तो आपने लो इंटेंसिटी और लॉन्ग ड्यूरेशन, वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट इंटेंसिटी, लाइक हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, सही है। अच्छा, आपने जो है ना डोजेज का ख्याल रखना है। डोजेज में क्या आती है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, सही है। और ये क्या है, किसको लीड करती है, मतलब ये क्या कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है कि सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा और पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस को। अच्छा, एक जगह पे एडिमा हुआ है और आप बार बार वो जगह पे स्ट्रेचिंग करे तो क्या करेगा, इरिटेट करेगा और पेन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ओवर स्ट्रेचिंग को आपने अवॉइड करनी है वीक मसल्स की, क्योंकि वो जो है ना तो लाइक और भी लाइक मसल वीकनेस के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, आपने एंटी ग्रेविटेशनल मसल्स की स्ट्रेचिंग को भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे होते हैं, तो आपने उसको मसल्स को भी लाइक स्ट्रेचिंग नहीं करानी होती। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल बी अपलोडिंग आवर नेक्स्ट पार्ट सून, सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।